हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कहाँ पे पढ़ा था हमने? उसके इक्वेटोरियल लाइन पे, एक्सियल पे और एक जनरल पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे किसी भी डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो उससे पहले टॉर्क कब लगता है ये हमें पता होना चाहिए। और टॉर्क से क्या होता है? किसी भी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आता है। अब हमें पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि टॉर्क जब भी किसी बॉडी पे लगता है तो उस पर क्या आता है? रोटेशनल इफेक्ट। और टॉर्क के लिए हमेशा किसी बॉडी में रोटेशनल के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का होना जरूरी है। तो अगर मैं कोई बॉडी लेता हूं और मान लो मैंने ये कॉपी ली और मैं इस पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं, देखो एक के साथ से और एक के साथ से, क्या इसमें रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिकॉज केवल हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना ही जरूरी नहीं है, साथ में जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, जैसे अगर मैं देखूं इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दोनों ही क्या है? सेम है, तब भी हमारा क्या नहीं लगता, किसी बॉडी में क्या नहीं आता? कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता। अगर मेरे को रोटेशनल इफेक्ट लाना है तो क्या होना जरूरी है? एक तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स और साथ में उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैं अगर इस बॉडी को हल्का सा टिल्ट कर दूं, क्या कर दिया मैंने? हल्का सा टिल्ट। और अगर मैं एक फोर्स यहां से लगाऊं और एक फोर्स यहां से लगाऊं तो क्या होगा? ये बॉडी अब क्या करना स्टार्ट कर देगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। यानी हमें रोटेशन के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ साथ क्या चाहिए? लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट भी होना जरूरी है। तो यहां पे हम देखेंगे कैसे हमारा कोई डाइपोल अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं रोटेट करता है। तो हमने क्या लिया? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली, ये हमारी क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और हमने इस पे एक टॉर्क हमने क्या रख दिया? एक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया हमने? एक डाइपोल। डाइपोल सबको होता है, यहाँ पे क्या होता है? माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। और हमें पता है इसकी लेंथ कितनी होती है डाइपोल की? 12 होती है। अब सबको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्लस चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फोर्स QE, वो किसकी डायरेक्शन में लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और माइनस पे भी QE लगेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, तो वो क्या करेगी? इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगी। और हमेशा याद रखना इसके कारण क्या लगेगा? टॉर्क। और जो ये टॉर्क है ये कब तक रोटेट करता है? जब तक ये प्लस क्यू हमारा किस डायरेक्शन में आ जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। बट बहुतों को ये पता नहीं होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है जिससे रोटेशनल आ रहा है, इसमें ये पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं लेता है, क्योंकि हमें पता है इसे कब तक रोटेट करना है? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए। बट ड्यू टू इनर्शिया ये हल्का सा क्या कर जाता है? इस पोजीशन को ओवरकम करके इधर आता है। बट फिर से क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो ये वापस इधर आता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये हमारी एक्सिस है इसके अलावा क्या करता है? ऑसिलेट करता है। बट अगर मान लो मेरे को इस डाइपोल को पूरा रोटेशन देना है तो हमें बाहर से वर्क डन करना पड़ता है, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे टॉर्क निकालने वाले हैं। तो हमें 11th क्लास का एक बेसिक फॉर्मूला पता है। वैसे तो हमें पता है टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है R×F, लेकिन हमें जो याद किया हुआ है वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने क्या करा? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या क्या? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, इसको नाम दे दिया मैंने C, तो अगर मैं देखूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स या तो ये है या ये है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को भी देखूं, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अगर मैं इस फोर्स को भी पीछे एक्सटेंड करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है। तो हमारे को पता है, पहले मैं बात करूंगा फोर्स ऑन प्लस Q इक्वल टू कितना आएगा हमारा? प्लस का QE। ऐसी फोर्स ऑन माइनस Q कितना आ जाएगा हमारा? माइनस QE। तो यहां पे हमें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिख गई, यानी इसके कारण टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्यों लग रहा है?
क्योंकि देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, यानी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है हमारा डिफरेंट है, जिसके कारण इस जो हमारा डाइपोल इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क कितना लगेगा हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमें पता है टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे फोर्स कितना लग रहा है QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा BC। हम इस BC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लूं, अगर मान लो मैंने ये क्या एंगल मान रखा है थीटा, थीटा किस किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस से प्लस हमारा क्या होता है P डाइपोल मोमेंट, उनके बीच का एंगल मैंने क्या ले रखा है, थीटा ले रखा है। तो अगर मैं यहाँ साइन थीटा लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, पूरी लेंथ 2L है, यानी BC के बदले क्या लिख सकते हैं हम 2L इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब सबको पता है Q इंटू 2L हमने कल ही पढ़ा था, P होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है अगर साइन थीटा हटाते हैं तो क्या लगता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी हमारा क्या आ जाएगा P क्रॉस E आ जाएगा। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है, कोई भी वेक्टर अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो इससे भी परपेंडिकुलर होता है और E से भी परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो P से भी परपेंडिकुलर होगा और जो टॉर्क होगा हमारा वो किससे परपेंडिकुलर होगा, E से भी परपेंडिकुलर होगा। E से भी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन की बात करूं, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑफकोर्स ही बात है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है इसका जो हमारा सेंटर से क्या जा रहा होगा, हमारा इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा होगा, उसी के अलोंग हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की। तो हम टॉर्क की डायरेक्शन किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे लगाएंगे देखो, सब ध्यान से देखना। P इधर है, P क्रॉस E, P कहां को जा रहा है, देखो अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं तो P मेरा इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को है, इस डायरेक्शन में है, और इनके बीच का एंगल कितना है हमारा, थीटा है। तो हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है और पहले P की तरफ हमें क्या करना है, अलाइन करना है, और कहां को कल करना है, E की तरफ। मैंने E की तरफ कल किया तो हमारा जो अंगूठा है यानी थंब है वो कहां को आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, मतलब जो मेरा टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी, इनसाइड द बोर्ड होगी। क्या होगी हमारी, इनसाइड द बोर्ड। और यहां से क्लियर भी हो रहा है, P भी बोर्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोर्ड में, टॉर्क कहां आ रहा है, इनसाइड द बोर्ड, यानी दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता होना चाहिए कोई भी अगर वेक्टर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में हमारा जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड होगी, और अगर मैं तुम्हारे लिए बोलूं तो इनसाइड द पेपर होगी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसके एक दो केस पढ़ने वाले हैं। तो पहला केस, पहले ये नोट करो फिर बताता हूं। हो गया नोट, नहीं तो बाद में पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं केस की। तो जो हमारा केस फर्स्ट है वो क्या है, अगर मैं मान लो मैं थीटा 0 डिग्री ले लेता हूं,
थीटा जीरो किस मतलब, थीटा जीरो का मतलब क्या है, जो डाइपोल है वो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तभी तो हमारा थीटा क्या होगा, जीरो। तो सबको पता है टाउ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी साइन थीटा, थीटा के वैल्यू जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, यानी टॉर्क क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। इस कंडीशन को बोलते हैं हम, देखो रुका हुआ तो है, टॉर्क जीरो है, तो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या जोड़ा मैंने, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इसलिए जोड़ा बिकॉज टॉर्क का काम ही ये था कि उसकी डायरेक्शन में अलाइन करना, और यहां पे तो पहले से ही डायरेक्शन में अलाइन है, मतलब रुका हुआ भी है और साथ में स्टेबल है, जो चाहता था पहले से है। क्लियर है। के सेकंड थीटा इक्वल टू हमारा 180 डिग्री हो, तो सबको पता है फिर से पीई साइन 180। अब पहले 180 का मतलब क्या हुआ समझो, इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे है, समझ रहे हो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता है इधर से इधर माइनस से प्लस जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितने का एंगल बना हमारा 180, साइन 180 कितना होता है, जीरो, तो टॉर्क फिर से जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब इतना तो फिक्स है कि किस में होगा ये, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि रुका हुआ है, टॉर्क जीरो मतलब घूम ही नहीं रहा है। लेकिन अभी देखो हमारा टॉर्क का काम था किस डायरेक्शन में अलाइन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये तो उसके अगेंस्ट है, मतलब ये कैसे बैठा होगा, अनस्टेबल। जैसे ही इसे मौका मिलेगा ये कहां को पलटना चाहेगा हमारा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम में तो है, बट कैसे इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। वही अगर मैं केस थर्ड की बात करूं तो थीटा कितना आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, और सबको पता है साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क कितना आ जाएगा यहां से, पीई आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, और यही हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या होता है हमारा, मैक्सिमम टॉर्क होता है। यानी जब हमारा, ध्यान से हमारा डाइपोल कैसे रखा होगा, ऐसे, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो हमारा टॉर्क क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा हो। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो। आज हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ठीक है, उनमें एक प्रीवियस ईयर सीबीएसई का होगा और दो हमारे जेई मेंस प्रीवियस ईयर के होंगे, तो फटाफट इसे नोट करो। मैं रब कर रहा हूं, बाद में आप देख लेना और पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा, अगर कभी तुमसे ये पूछा जाए कि अगर हम, जैसे अभी तो मैंने क्या रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे, जैसे यूनिफॉर्म में तो क्या हो रहा था हमारा कि हमारी जो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हमारी जो फोर्स होती है नेट फोर्स, वो क्या आती है जीरो, क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट है, और जब टॉर्क होता है हमारा वो क्या आ सकता है, हमारा क्या आ रहा था, जीरो भी आ सकता है और जीरो नहीं भी आ सकता है। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा हमारा नेट फोर्स, तब जीरो नहीं आएगा, और टॉर्क जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अगर एमसीक्यू में पूछ लिया गया तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब यार ना, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है किसी भी डाइपोल पे, डाइपोल की किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोजीशन है या उसमें क्या पोजीशन में चेंज आ रहा है, उसके कारण जो एनर्जी वो एक्वायर करता है, पजेस करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमें पता भी है, पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो निकालने वाले हैं। फिर से डायग्राम में अगर बोलूं तो डायग्राम सेम ही है हमारा,
कि हम जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर यहां पे QE फोर्स लगती है, इधर माइनस QE लगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमें पता है, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, इसके कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होएगा। बट अगर मान लो मेरे को इसे टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करना है और पूरा रोटेशन देना है मुझको, फुल रोटेशन, तो मेरे को इस टॉर्क के अगेंस्ट इसे क्या करना है, घुमाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और सबको होता है वर्क डन क्या करेगा, अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो इसकी पोजीशन चेंज करेगा। और सबको पता है अगर इस किसी भी चीज की पोजीशन चेंज होती है तो वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमें वही वर्क डन निकालना है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे और फिर फिजिक्स में क्या करते हैं हम, अगर स्मॉल निकल गया तो इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं कि इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो टाउ बराबर कितना लग रहा है हमारा, हमने पीछे ही प्रूफ किया है, P sin थीटा। अब इस टॉर्क के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन कराना है, तो पहले मैं स्मॉल वर्क डन करा रहा हूं। तो स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क इन रोटेटिंग dipole through small displacement, ऑफ कोर्स ये बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरा नहीं लिखा मैंने, डी थीटा। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो लीनियर वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमने पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर में वही क्या हो जाता है, फोर्स के बदले क्या आ जाता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा हमारा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ कितना लग रहा है हमारा, P sin थीटा इंटू डी थीटा, और ये वर्क डन स्मॉल होगा तो डी डब्ल्यू लिख दिया। अब मेरे को मान लो मैंने स्मॉल डी थीटा से घुमाया, मेरे को मान लो कोई बड़ा एंगल θ1 से θ2 क्या करना है, रोटेट कराना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन। तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के, तो लिमिट भी किसकी आएगी, थीटा की। मैंने मान लिया इनिशियल पोजीशन उसकी θ1 थी डाइपोल की और फाइनल θ2 ही। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा कितना हो जाएगा, W, P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, माइनस का कॉस थीटा। और लिमिट कैसे लगाते हैं हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले थीटा के बदले क्या कितना लिखूंगा, θ2, तो क्या आ जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये हमारा वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन ने क्या करा, डाइपोल की पोजीशन चेंज करी। यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U के फॉर्म में स्टोर हो। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अब इसमें हमें क्या करने, केस करने। जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है हमारा, मान लो मेरा θ1 कितना है, 0 डिग्री है। 0 मतलब हमने डाइपोल को ऐसे रख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और θ2 मैंने मान लिया कितना हमारा, थीटा है। कितना है, थीटा है। तो अगर मैं θ1 को 0 ले लूं तो cos 0 कितना होता है, 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस PE, θ2 के बदले थीटा माइनस 1। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन हम इतना छोड़ सकते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है हमारा, ऑफ कोर्स याद है 2 sin स्क्वायर θ/2, लेकिन हम वो लगा नहीं रहे, ठीक है, यहीं पे छोड़ रहे हैं। केस फर्स्ट। केस सेकंड, इफ θ1 इक्वल टू हमारा 90 ले लेते हैं हम, और θ2 का क्या ले लिया मैंने, अब 0, सॉरी θ2 का क्या ले लिया मैंने, थीटा ले लिया। θ1 90 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन डाइपोल मैंने ऐसे रख रखा। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो सबको होता है θ1 90, cos 90 0 होता है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस PE cos θ2 के बदले कितना आ गया, थीटा।
अब खुद ही देखो, यहीं से हमें पता लग रहा है cos थीटा हटता है तो क्या लगता है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस पी डॉट ई। और ये बिल्कुल वैलिड भी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है स्केलर। यानी यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि हमारा ये किसे फॉलो कर रहा है, हमारा u क्या है स्केलर, और यहां से डॉट प्रोडक्ट भी क्या देता है हमें आंसर, स्केलर क्वांटिटी देता है। अब इसमें ही हमारे क्या बनेंगे अब सब केस, के सेकंड में सब केस। तो के सेकंड में सब केस क्या है हमारा, ए मान लिया मैंने, अगर थीटा मान लिया मैंने 0 डिग्री, क्या मान लिया 0 डिग्री, तो हमारे को पता है cos 0 कितना होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस पी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है यानी नेगेटिव यहां मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब माइनस में आने का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, इसे बोलते हैं हम इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू। अगर हमें पता है एनर्जी मिनिमम होगी, चाहे हम फिजिक्स में बोलें चाहे केमिस्ट्री में बोलें, अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एनर्जी मिनिमम होती है तो ऑफ कोर्स ही बात है हमारी जो वो होगा डाइपोल वो होगा, वो क्या होगा हमारा, किस में होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में होगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जैसे कि अगर क्लास में कोई बच्चे पे लो एनर्जी है तो ऑफ कोर्स ही बात है वो क्या करेगा हमारा नॉइस कम क्रिएट करेगा, तो वो क्या होगा किसमें है वो लो एनर्जी में, तो वो यानी वो क्या होगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। केस फर्स्ट, अगर थीटा मान लो हमारा 180 डिग्री है, कितना है हमारा 180, तो हमें पता है cos 180 कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी, यानी हमारी एनर्जी क्या आ गई मैक्सिमम आ गई। यानी क्या बोलूंगा मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। यही हमने किसमें टॉर्क में भी यही बताया था, थीटा इक्वल टू 0 में हमारा क्या आया था, हमारा स्टेबल आया था, और 180 में क्या आया था अनस्टेबल। केस जो सी है हमारा वो क्या है हमारा, अगर थीटा हम 90 डिग्री लें, पहले से नोट करो फिर बताता हूं केस थर्ड। रब कर दो, चलो 2 मिनट देता हूं। चलो कर लेना बाद में रोटेट, पॉज करके स्क्रीन रोटेट कर नोट कर लेना, ठीक है। मैं केस थर्ड बता रहा हूं। अगर केस थर्ड देखें हम, तो केस थर्ड में क्या है हमारा, मैंने बोला अगर हमारा थीटा कितना हो जाए भाई 90 डिग्री ले लो, कितना ले लो 90 डिग्री, तो सबका होता है cos 90 कितना होता है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये हमारे 3 केस हुए, किसके हमारे डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के। अब बात करने वाले हैं हम 3 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज। तो पहला न्यूमेरिकल जो है हम वो करेंगे, पहले ये नोट कर लो, मैं पूरा का पूरा रब करूंगा, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो 2025 सीबीएसई में पूछा गया है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है। तो हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे, तो क्वेश्चन जो है हमारा वो है consider
टू identical dipole D1 and D2 charges minus q and plus q are located at 0, 0 and a, 0 and that of dipole D2 and that of dipole D2 at 0, a and 0, 2a in xy plane respectively. In xy plane respectively. The net dipole moment, the net dipole moment of system is, हमें इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताना है. ऑप्शंस क्या है? CBSE 2025. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है QA ब्रैकेट के अंदर I प्लस जे कैप. बी ऑप्शन है माइनस QA I प्लस जे कैप. सी ऑप्शन है QA I माइनस जे कैप. डी ऑप्शन है माइनस QA I कैप माइनस जे कैप. ये हमारे पास क्वेश्चन है. ठीक है, और हमें क्या करना है इसका आंसर है. तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास CBSE 2025. ठीक है, तो कैसे हम इसे करेंगे? हमारे पास दो डाइपोल है D1 और D2 और ये XY प्लेन में है. तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इसका फ्री रफ डायग्राम बना दिया मैंने. मान लो कुछ हमने ये ले लिया y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो जो पहला डाइपोल है उसे ध्यान से देखो, वो कहाँ पे रखा है हमारा 0, 0 एंड a, 0. मतलब जो उसका माइनस q है वो तो 0, 0 पे, और जो उसका प्लस q है वो कहाँ पे a, 0. तो मैंने मान लिया, ऑफकोर्स ये बात है, ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे, क्योंकि y 0 है. तो मैंने मान लिया यहाँ पे a, 0 पे क्या है हमारा प्लस q. ठीक है, और इसकी लेंथ ऑफकोर्स ये बात है a हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कितना है a है. जो दूसरा डाइपोल है वो 0, a पे. अब 0, a मतलब y एक्सिस है, क्योंकि x 0 है. तो 0, a मैंने मान लिया यहाँ पे 0, a. यहाँ पे हमारा माइनस q है. और 0, 2a ये भी किस में लाई करेगा? y एक्सिस में. मैंने मान लिया यहाँ पे 0, 2a. ये क्या है हमारा प्लस q. अब अगर मैं देखूँ दूरी तो इसकी भी कितनी है? a ही है. अब देखो ये जो डाइपोल होगा माइनस से q, इसका डाइपोल मोमेंट मैंने मान लिया P1, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होगी. और जो ये होगा इसकी भी माइनस से प्लस होगी, इसको मैंने मान लिया P2, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी. मतलब एक डाइपोल मोमेंट P1 इधर आ गया और दूसरा डाइपोल मोमेंट P2 इधर आ गया. दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. दो वेक्टर अगर 90 में हो तो उसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो हम तो डायरेक्ट कर लेंगे. तो पहले मैं बात करूंगा P1 की वैल्यू की. तो जो हमारा पहले का डाइपोल मोमेंट आएगा, सबको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू ए. इसका चार्ज है हमारा Q और हमारा डिस्टेंस भी कितना है a, और इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? प्लस x की तरफ. तो प्लस x के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्लस का i कैप. वैसे अगर मैं बात करूं किसकी? P2 की, तो P2 क्या है? Q इंटू ए ही है फिर से, लेकिन जहां कहाँ को रहा है? प्लस के j को जा रहा है.
इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर को जा रही है प्लस के जे के लिए, तो ये आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो अगर मेरे को नेट P निकालना है डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर सम है P1 प्लस P2, नॉर्मल ऐड कर देंगे, तो P1 कितना है हमारा QA I कैप, P2 कितना है हमारा QA J कैप, दोनों में से QA कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा I कैप प्लस J कैप। और सबको होता है डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, कूलाम मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, फटाफट नोट करो। अब जेई के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2025 सीबीएसई का क्वेश्चन है और इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख के भी बता दोगे आंसर के। ठीक है, फटाफट नोट करो। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए है ना ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर ए है, फटाफट नोट करो। बाद में स्क्रीन पॉज करके रोटेट वो कर लेना, नोट कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो जेई मेंस 2025 का है। तो फटाफट जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज जेई मेंस 2025, a point charge plus q is placed at origin a second point charge plus 9q is placed at d, 0, 0 in Cartesian coordinate सिस्टम। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, द पॉइंट इन बिटवीन them where electric field vanishes is, हमें बताना है इनके बीच में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होगी। तो ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके और बाद में देखना आंसर। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक हमारा जो प्लस क्यू है वो कहां पे, ओरिजिन पे। तो जो प्लस क्यू है वो ओरिजिन क्या मान लिया मैंने, 0, 0, 0, क्योंकि हमें 3D सिस्टम दे रखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो मैंने 0, 0, 0 लिख दिया।
और जो प्लस 9q है वो कहाँ पे d, 0,0। अब यहीं से पता लग रहा है ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि y और z कंपोनेंट 0 है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा प्लस 9q। क्या है उसके कोऑर्डिनेट d, 0,0। हमें बताना है इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, हमें उसका पॉइंट बताना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया सपोज करो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है p पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ से ले लिए x है, तो ऑफ कोर्स ये बात है टोटल डिस्टेंस d है, यहाँ से x लिया है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारा d माइनस एक्स। क्या हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो मैं क्या कर रहा हूँ, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या है 0 है, तो ऑफ कोर्स ये बात है इसके कारण मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके कारण मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। देखो E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, प्लस की इधर को, E2 इधर आएगी, मतलब E1 किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात E2 के बराबर। तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करके B पॉइंट पे क्या देंगे मेरे को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो E1 इसके कारण क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R, इसकी दूरी कितनी है x²। यहाँ पे क्या है हमारा KQ, Q के बदले कितना है 9Q अपॉन डिस्टेंस कितना है हमारा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, मैंने ये वहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9। यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 3, तो क्या आ जाएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो दिस इंप्लाइज d माइनस एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 3x, और यहां से माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 4x बराबर d। तो x कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से d अपॉन 4। क्या आएगा मेरा d अपॉन 4। तो ऑफकोर्स ये बात है जो मेरा p पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे d अपॉन 4 कॉमा, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है 0 0, यानी मेरा आंसर b होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा b होगा। कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर अब आज की क्लास एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा। जल्दी नोट करो, कर दो रब। फटाफट चलो नोट कर लेना बाद में पॉज करके स्क्रीन। चलो तो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो जेईई मेंस 2025 का ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी जेईई मेंस 2025 का है। तो लिखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल electric dipole of mass small m, charge q and length l is present in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्टकट लिख दिया EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप कॉमा व्हेन द डाइपोल
is rotated slightly from its equilibrium position, its equilibrium position and released find t बोले तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये ऑप्शंस दिए हैं मैं 1/2 पाई अंडर रूट ml अपॉन 2q एप्सिलॉन नॉट। यू हैव बी ऑप्शंस 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन 2q एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन q एप्सिलॉन नॉट। एंड डी ऑप्शन 1/2 पाई 2 ml अपॉन q एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है और हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। तो हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब सब बोर्ड पे देखो, हमें एक डाइपोल दिया है जिसका मास m, चार्ज q, मतलब मास जो चार्ज है ऑफ कोर्स ये होता है डाइपोल में दो होंगे, तो दोनों के मास क्या है m है और उनकी लेंथ कितनी है l है, और इसे m ने इलेक्ट्रिक फील्ड E = E0 I कैप में रखा है। तो हमें बताना है जब डाइपोल को हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, उसकी कहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम से हल्का सा भी इधर करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है उसमें क्या आता है, मान लो इक्विलिब्रियम से इधर गया तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस खींचेगी, लेकिन इनर्शिया के कारण ये क्या करने लग जाएगा, हमारा SHM करने लग जाएगा। हमें उस SHM का क्या बताना है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है हमें। क्लियर है मेरी बात। अब इसके लिए 11th क्लास की थोड़ा बहुत क्या लगेगी, हमारा जब हमने ऑसिलेशन और वेव पढ़ा था SHM, उसकी इक्वेशन लगने वाली है। तो उससे पहले हमें पता है कि जो टॉर्क लगता है किसी भी डाइपोल पे वो कितना लगता है हमारा, PE sin थीटा। और मेरे को यहां पे एक लाइन बोल रखी है, क्या लाइन बोली है, स्लाइडली डिस्प्लेस किया हमने, बहुत छोटा सा, मतलब यानी थीटा क्या है, स्मॉल है। और हम मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पढ़ चुके हैं, अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली किसके बराबर होता है, थीटा के। तो टाउ कितना आ जाएगा मेरा, PE थीटा आ जाएगा। साइन थीटा के लेके आ गया, थीटा आ गया। कोई डाउट किसी को। अब बात करेंगे हम किसकी, टाउ तो मेरा कितना आ गया, PE थीटा आ गया। अब अगर मेरे को थोड़ा बहुत क्या याद है, रोटेशन याद है, तो या मेरे को SHM याद है, तो हमने पढ़ा हुआ है SHM किसे फॉलो करता है, टाउ = कितना होता है हमारा, I × अल्फा, और अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं हम, d² θ/dt²। और जब भी कोई चीज SHM करती है तो टाउ किसके बराबर आता है, -I α, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सबको पता है, माइनस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने माइनस इधर लिख दिया। अब टाउ के बदले क्या लिख सकते हैं हम यहां से, -PE θI d² θ/dt²। अब मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट I क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल का होगा, क्योंकि सबको पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा है डाइपोल जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो 2 कससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दो हमारे पास चार्ज है, 2 दोनों का मास कितना है m इंटू डिस्टेंस कितना होगा, ऑफकोर्स सी बात है सेंटर से, भाई जब भी डाइपोल रोटेट होएगा तो ऑफकोर्स सी बात है क्या होगा, L/2 से होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, L/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आया हमारा, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, L²/4, ये कट के कितना आ जाएगा, mL²/2 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब अगर मैं वहां पे देखूं, पुट करूं इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, P के बदले कितना निकाला था मैंने, P के बदले क्या लिख सकते हैं हम, Q × L, ठीक है।
ई को ऐसे ही रहने दिया, ई दे रखा है मेरे को कितना है ई नॉट, थीटा को ऐसे ही रहने दिया, आई कितना आ गया मेरा एम एल स्क्वायर बाय 2 आ गया, कितना आ गया एम एल स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब और बचा हुआ क्या है हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब अगर मैं अरेंज करूं एक एल से एक एल तो कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा ये -2q ई नॉट थीटा और एम एल डिवाइड में चले जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मैं इस माइनस को इधर भेज दूं तो क्या बनेगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा मेरा यहां से 2q ई नॉट थीटा अपॉन एम एल आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर मेरे को रोटेशन की इक्वेशन याद है एसएचएम की, तो एसएचएम की इक्वेशन होती थी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर करूं मैं इससे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2q एप्सिलॉन नॉट बाय एम एल, वहां से ओमेगा निकल जाएगा और हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो वहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। मैं फटाफट इसे रब कर रहा हूं, आप बाद में इसे रोटेट कर लेना, नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। तो मेरा यहां तक आ गया। अगर मैं कंपेयर करूं यहां से इन दोनों इक्वेशनों को थीटा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2q ई नॉट अपॉन एम एल। तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा 2q ई नॉट बाय एम एल। हमें होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा के बदले में ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगी मेरी एम एल नीचे ऊपर चले जाएगा 2q एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे को बी, यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा बी। तो सबको समझ आया? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट अगर आपको एसएचएम आता है तो हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।